गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज की क्लास में हम टॉपिक लेंगे रस। सबसे पहले रस को हम परिभाषित करते हैं कि रस किसे कहते हैं। किसी भी नाटक, काव्य या किसी भी साहित्यिक रचना को देखकर, पढ़कर या सुनकर मन में जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, काव्य में उसे रस कहा जाता है। रस निष्पत्ति को लेकर बहुत सारे काव्य शास्त्रियों ने अपने अपने मत दिए, जिनमें प्रमुख विद्वान रहे हैं हमारे आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि जी ने जो रस निष्पत्ति का सूत्र दिया वो इस तरह से है: विभावानुभाव, संचारी भाव, संयोगाद्रस, निष्पत्ति ही। यह सूत्र किसने दिया? भरत मुनि। याद रखने वाला सूत्र है हमारे लिए। जब भी हम रस के टॉपिक को पढ़ें तो हमें ये बात निश्चित तौर पर याद रहनी चाहिए कि भरत मुनि जी ने हमें रस निष्पत्ति का क्या सूत्र दिया और इसका अर्थ क्या निकलता है। इसे आप समझिए। पहले देखिए, यहाँ हमें 3 शब्द दिखाई पड़ रहे हैं: विभाव, फिर यहाँ से शुरू होता है अनुभाव और यहाँ फिर होता है संचारी भाव। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, मतलब 1, 2 और ये 3। ये जब हम रसावयव पढ़ेंगे, रस के अंग जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगी ये बात। और रस के 4 अंग होते हैं रसावयव की। हम बात करें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। भरत मुनि जी ने यहाँ पे स्थायी भाव का कोई जिक्र अपने इस रस निष्पत्ति के सूत्र में नहीं दिया है। तो आप सबसे पहले समझें कि रसों की संख्या कितनी होती है। प्राचीन काव्य शास्त्रियों के मतानुसार रसों की संख्या जो रही है वो 9 रही है, लेकिन बाद के जो काव्य शास्त्री रहे हैं या आधुनिक काव्य शास्त्री रहे, उन्होंने रसों की संख्या 11 बताई है कि जहाँ श्रृंगार रस है उस श्रृंगार रस में से ही 2 रसों की निष्पत्ति और मानी गई है, भक्ति रस और वात्सल्य रस। तो सबसे पहले आप रसों के बारे में समझ लें कि प्रथम रस श्रृंगार रस। पहला रस आपका कौन सा है? श्रृंगार रस। ध्यान रखिए, इस श्रृंगार रस को प्रथम रस भी कहा जाता है, रस राज भी कहा जाता है, रसों का राजा। रसराज कौन सा रस है? श्रृंगार रस। प्रथम रस कौन सा है? श्रृंगार रस। बीच की चाहे कहीं सीक्वेंस बदल जाए, लेकिन प्रथम रस आपका श्रृंगार रस होता है और अंतिम रस शांत रस होता है। तो श्रृंगार रस, फिर भक्ति रस, तीसरा फिर आ जाता है वात्सल्य रस। फिर हम यहाँ पे बात करें, चलिए यहाँ पे भी हम नंबर दे देते रहे इनको, 2, यहाँ ये तीसरा, फिर चौथा हास्य रस, 5वां करुण रस, फिर 6ठा रौद्र रस, 7वां वीर रस, 8वां विभत्स रस, 9वां भयानक रस, 10वां अद्भुत रस और अंतिम 11वां आपका हो जाता है शांत रस। अंतिम 11वां क्या है? शांत रस। तो ये याद रखें कि ये भक्ति रस और वात्सल्य रस ये दोनों किस में से निकले हैं? श्रृंगार में से ही निकले हैं। जैसे आपकी कॉमन नाउन होती है और उसी कॉमन नाउन के 2 पार्ट आपके होते हैं,
कौन कौन से, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से जैसे आपका विशेषण होता है, विशेषण में आपका संख्यावाचक या परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, उनके दो पार्ट बनते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक इसी तरीके से श्रृंगार रस के ही ये दो पार्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार तत्पुरुष समास में दो चीज आती हैं आपकी, द्विगु और कर्मधारय। कर्मधारय और द्विगु किस में आते हैं, तत्पुरुष के ही अंग होते हैं, इसलिए समास 4 होते हैं, वरना हम 6 समास पढ़ते हैं। तो यहां भी याद रखें कि श्रृंगार रस के ही दो पार्ट होते हैं, भक्ति रस और वात्सल्य रस। तो ये तो है रसों के नाम, ये है क्या, रस। अब इनके स्थायी भाव, यहां पे इनके आ जाते हैं स्थायी भाव। और स्थायी भाव किस रस का क्या है, परीक्षा में हमसे सीधा सीधा ये प्रश्न किया जा सकता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो हमें ये रसों के नाम और इनके स्थायी भाव हमें अच्छे से याद होने चाहिए। तो ध्यान दीजिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। और रति को पहले आप समझ लें, रति क्या है। रति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेम। और यह रति का जो रति प्रेम जो आ रहा है वो किसके लिए है, नायक नायिका या पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका। तो इनके मध्य जो प्रेम का संबंध है वो रति कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं, नायक नायिका या फिर पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच का जो प्रेम संबंध है वो रति कहलाता है। तो रति का शाब्दिक अर्थ तो प्रेम ही होता है, क्योंकि भक्ति रस में भी रति आएगी और वात्सल्य रस में भी रति, लेकिन वहां उनके मायने बदल जाते हैं। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा, ईश्वर विषयक, ईश्वर विषयक रति, ईश्वर विषयक रति। ईश्वर विषयक रति का मतलब हुआ ईश्वर से संबंधित प्रेम। यहां क्या हो जाएगा, संतान विषयक रति, संतान विषयक रति, संतान के प्रति प्रेम। ये ईश्वर के प्रति प्रेम है और यहां संतान के प्रति प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, हास। हास्य रस का स्थायी भाव हास। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक। रौद्र का क्या होगा, क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। विभत्स का क्या होगा, जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब क्या होता है, घृणा। जुगुप्सा का मतलब क्या होता है, घृणा। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा, भय। भय आप समझते हैं, डर। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा, विस्मय। विस्मय का मतलब हुआ आश्चर्य। विस्मय का मतलब क्या हुआ, आश्चर्य। और अंतिम आता है शांत रस, इसका स्थायी भाव क्या होगा, निर्वेद। निर्वेद या फिर शम, निर्वेद या शम। तो आप ये समझ लें कि ये होते हैं हमारे रस और इनके स्थायी भाव। हमें रसों के नाम याद होने चाहिए और उनके स्थायी भाव हमें याद होने चाहिए। अब यहां इसके बाद बात आती है रसावयव। बात क्या आती है, रसावयव। रसावयव का मतलब क्या हो गया, रस के अंग। कि रस के अंग कौन कौन से होते हैं, कि किस तरीके से रस की प्रक्रिया चलती है, इसे हमें समझ लेना चाहिए। हमें सीधी सीधी बात तो हमें क्या समझ में आती है कि कोई भी हमें पंक्ति दिखी कि रस, कि इसमें तो ये रस है, लेकिन नहीं। रस की प्रक्रिया जो है वो एक पूरे सिस्टम से चल के आती है। अंत में जाकर पता लगता है कि कौन से रस की निष्पत्ति हुई है। आप जैसे ये मान लीजिए कि हम बात करते हैं रस, तो हमें वो आनंद वाली बात आती है कि पढ़ करके आनंद। लेकिन ये मानिए कि जैसे हम बोलते हैं चाय, तो चाय कहते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक बिंब बनता है, एक दृश्य बिंब बनता है कि कप में डली हुई चाय। लेकिन चाय शब्द कहते ही हमें ये ध्यान नहीं आना चाहिए, हमें उसकी प्रक्रिया तक आना चाहिए कि वो चाय किस प्रक्रिया से गुजर कर आई है, और तब जाकर यह कंटेंट के रूप में हमारे सामने है। कि उसके लिए हमें पानी भी चाहिए होता है, फिर उसके लिए चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए,
और फिर उसके बाद उसमें जाकर के वो क्या बनती है, चाय बनती है। तो इसी ढंग से ये रसावयव, ये रस के अंग हैं, इन सब का आपस में कहीं तालमेल होने के बाद ही रस की निष्पत्ति के बारे में हम बता पाएंगे। तो समझिए रसावयव कौन है। तो यहां सबसे पहली बात आ जाती है रसावयव में आपके स्थायी भाव। स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या होते हैं, मन में। आप ये मान देखिए, हंसी, क्रोध, दया, शोक, घृणा, आनंद, ये सारे के सारे जो भाव हैं ये मन के भीतर स्थित रहते हैं, कहीं बाहर से हमें नहीं लेने होते हैं। ये सारे मन के भीतर स्थित होते हैं, सदैव स्थित होते हैं। सिर्फ इनको जागृत करने वाले कारण चाहिए हमें, रीजन, और वो रीजन होता है बाहर। वही रीजन क्या कहलाता है, विभाव। स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण जो होते हैं, रीजन जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विभाव। तो दूसरे आ जाते हैं क्या, विभाव। विभाव का मतलब क्या हो गया, कारण। विभाव का मतलब क्या है, कारण। मैंने शॉर्ट में लिखा है, कारण से मतलब ये हुआ स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण। यदि मान लो आपको हंसी आई, तो निश्चित रूप से हंसी आपको, ऐसा तो है नहीं कि कहीं आपको बाहर से कि चूड़ी मार्केट से आपको खरीद के लानी पड़ी हो। हंसी आपके भीतर थी, बस सिर्फ उसका रीजन जो था वो बाहर था कि किस चीज को देख करके आपको हंसी आई। तो वो चीज आपका है विभाव, वो है रीजन, वो कारण। और स्थायी भाव आपके भीतर था ही। तो हम विभाव की यदि अगर हम डेफिनेशन दें, यदि अगर हम उसको परिभाषित करें, तो उसकी परिभाषा क्या होगी, स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण क्या कहलाते हैं, विभाव। और विभाव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। विभाव दो तरह के होते हैं, आलंबन, आलंबन एक तो, और दूसरा क्या होता है, उद्दीपन। आलंबन और दूसरा उद्दीपन। अब समझिए आलंबन क्या होता है और उद्दीपन क्या होता है। इसके साथ साथ यहां भी समझ लीजिए, आलंबन में भी दो बातें समझ लीजिए। आलंबन में एक तो होता है आश्रय और दूसरा होता है विषय। एक तो होता है आश्रय और दूसरा होता है विषय। विभाव का मतलब हो गए कारण, आलंबन और उद्दीपन दो इसके पार्ट हो जाते हैं। आलंबन का मतलब होता है जिसको देखकर स्थायी भाव जागृत हुआ, जिसको देखकर स्थायी भाव जागृत हुआ वो होता है आलंबन। उसके दो पार्ट बन गए। दो पार्ट कौन कौन से हुए, आश्रय और विषय। तो यहां हम विषय और आलंबन एक ही चीज हो जाती है। अब आप समझना इसको क्या है। यदि मान लो आपने कोई बंदर बंदरिया का खेल देखा, तो आपके मन में भाव उठे, स्थायी भाव आपके मन में जागृत हुए हंसी का, तो आप क्या कहलाएंगे, आश्रय। जिसके मन में भाव चल रहे होते हैं वो क्या कहलाता है, आश्रय। और जिसको देखकर भाव उठता है वो क्या कहलाता है, विषय। बंदर बंदरिया वहां हो गए विषय, आप क्या हो गए, आश्रय हो गए। आलंबन का मतलब वही हुआ कि जिसको देखकर स्थायी भाव जागृत हुआ, और इसमें दूसरा पार्ट ये बन गया कि जिसके मन में जागृत हुआ। जिसको देखकर जागृत हुआ और जिसके मन में जागृत हुआ वो आलंबन के अंदर आते हैं। अब बात आती है उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है, आलंबन की चेष्टाएं, आलंबन की एक्टिविटी क्या होती हैं, उद्दीपन कहलाती है। उद्दीपन का मतलब कि आपको हंसने के लिए या रोने के लिए या दया के भाव के लिए जो चीज आपको फोर्स करती हैं वो कहलाएंगी आपको उद्दीपन। यदि मान लो आपने वो बंदर बंदरिया को देखा और बंदर बंदरिया हो गए क्या, विषय, मतलब आलंबन है वो कि उनको देख करके तो आपके मन में हंसी आई, लेकिन वो जितनी भी एक्टिंग कर रहे हैं वो तमाम एक्टिंग क्या कहलाएगी, उद्दीपन कहलाएगी। आपको हंसने के लिए उनकी एक्टिविटी जो है वो प्रेरित कर रही हैं, वो क्या कहलाएंगी, उद्दीपन कहलाएंगी। तो मैं समझता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि विभाव क्या है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, आश्रय क्या है, विषय क्या है। आश्रय का मतलब हुआ जिसके मन में भाव उठ रहा होता है। चलिए, तो दो पार्ट हुए। तीसरा फिर आ जाता है हमारा अनुभाव। तीसरा क्या है, अनुभाव। अनुभाव का मतलब हुआ कि स्थायी भावों के पीछे जागृत होने के, भाई स्थायी भाव तो आपका जागृत हो ही गया था, हास्य,
स्थायी भाव जागृत हो गया था। अनु का मतलब होता है पीछे, भाव का मतलब फीलिंग्स, कि स्थायी भाव जागृत हो चुके, उसके बाद जो आपके भाव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुभाव। इट मीन्स आपने बंदर बंदरिया का खेल देखा, उसके बाद उस खेल को देखकर आप जो रिएक्शन दे रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुभाव। और आप 4 तरह से अपने रिएक्शन दे सकते हैं। कैसे? 4 तरह से कौन कौन से हो जाते हैं वो ये समझिए। सबसे पहले वाचिक। वाचिक का मतलब हुआ बोलकर। दूसरा हो जाता है कायिक। दूसरा क्या है? कायिक। तीसरा क्या हो जाएगा? आहार्य। तीसरा है आहार्य। और चौथा है सात्विक। यहां अनुभाव आ जाता है। तो देखिए अनुभाव में वाचिक, कायिक, आहार्य और सात्विक। समझिए पहले कि आपने वो बंदर बंदरिया का खेल देखा, आपको बड़ा आनंद आया, हास्य स्थायी भाव जागृत हो गया। अब आप उसका कोई रिएक्शन भी तो देंगे कि उस खेल को देखकर आप अपना रिएक्शन जो दे रहे हैं, हो सकता है कि आपका साथी आपके साथ खड़ा था, आप उसे बोलकर बता रहे हैं, अरे वाह देखो कितना आनंद आ गया, कितना अच्छा लग रहा है कि बंदर कैसी एक्टिंग कर रहा है, बंदरिया कैसे एक्टिंग कर रही है, और आप बड़े आनंदित हो रहे हैं और बड़े जोश के साथ अपने मित्र को यह बात बता रहे हैं। तो वहां आपका अनुभाव प्रकट हो रहा है वाचिक। वाच का मतलब होता है बोलने से, तो वाचिक का मतलब बोलकर प्रकट हो रहा है। अब आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आ गया तो आप तालियां बजाने लगे, उछलने लगे बड़े आनंदित होकर। वहां आपका कौन सा प्रकट अनुभव हो रहा है? वहां आपका कौन सा रिएक्शन प्रकट हो रहा है? फिजिकल, कायिक। इसके बाद आता है आहार्य। आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा से। तो डेफिनेटली बंदर बंदरिया के खेल को देखने के लिए हमारा कोई ड्रेस कोड तो है नहीं कि हमने एक ड्रेस तय कर रखी हो कि जब भी हम ये खेल देखने जाएंगे तो हम ये ड्रेस पहन के जाएंगे। तो ये वाला जो होता है ये सिर्फ कहाँ पे काम आता है? आपका जैसे कोई नाटक का दृश्य हो, कोई युद्ध का दृश्य हो, या कहीं कोई फिल्म का कोई अपनाना हो, कोई हमें नुक्कड़ नाटक देना हो, तो जहां एक ड्रेस कोड निर्धारित किया जाता है ये वहां काम आता है आपका ये रिएक्शन। चौथा हो जाता है सात्विक। सात्विक का मतलब सत्व से उत्पन्न होने वाला, अर्थात जिनमें बनावटीपन नहीं होता। देखिए वाचिक, बोले हुए में बनावटीपन हो सकता है कि आपके मन के भीतर कुछ और चल रहा है लेकिन आप बोल कुछ अलग ढंग से रहे हैं, आप मीठा बनकर बोल रहे हैं लेकिन मन में हम जहर लिए हुए हैं, यहां बनावटीपन हो सकता है। कायिक, यहां भी बनावटीपन हो सकता है कि हम किसी को सामने से तो नमस्कार कर रहे हैं लेकिन जैसे ही वह पीठ घुमाता है पीछे से हम घूंसा दिखा रहे हैं। यहां भी बनावटीपन, कि जैसी भी हरकतें हम करना चाहें यहां कर देते हैं। इसमें भी बनावटीपन, इसमें भी बनावटीपन। और आहार, वेशभूषा, ये तो आप ये मान के चलिए कि तो बहुत ही ज्यादा बनावटीपन होता है कि आमतौर पर हम किसी दूसरे को प्रभावित करने जैसे ही हम कपड़े पहनते हैं या कुछ भी। और आप वैसे भी लीजिए बच्चों कि जब भी कभी आपको अपनी ड्रेस खरीदनी होती है, मम्मी पापा ने हमें पैसे दिए हैं बर्थडे पे या कुछ भी, हम हमारे फ्रेंड को साथ लेके जाते हैं, हम पसंद नहीं करते हैं, उसे पसंद करवाते हैं कि बताओ कैसी लग रही है ये। तो आप ये मान के चलिए कि आपने अपनी पसंद कहाँ देखी, आप दूसरे की पसंद के आधार पर अपने कपड़ों का निर्धारण कर रहे हैं। तो यहाँ भी बनावटीपन है, इन सब में बनावटीपन हो सकता है, लेकिन यहाँ बनावटीपन नहीं है। यहाँ बनावटीपन का मतलब जो स्वतः उत्पन्न हो रहे हैं आपके, जैसे पसीने आना, आप खड़े रहिए ना और कहिए कि पसीने आ जा, कहाँ आ जाएंगे? नहीं आएंगे। रोमांचित होना, रोंगटे खड़े होना, आप खड़े खड़े आप कहिए कि रोंगटे खड़े हो जाओ, नहीं होंगे। तो यहाँ ये होते हैं जो स्वतः उत्पन्न होते हैं, प्योरिटी होती है। तो इस तरह के आप रिएक्शन देंगे, आप कहेंगे कि ये रोंगटे खड़े होने, बंदर आपकी तरफ झपटा था, अचानक आपके रोंगटे खड़े हो गए, आप डर गए, आप आनंद में। देखिए रोंगटे खड़े होना ऐसा नहीं कि भय में ही होते हैं, आप बहुत ज्यादा आप आनंदित हो जाएंगे, बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे तो भी आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा क्रोध की अवस्था में आएंगे तो भी हमारे रोंगटे खड़े होंगे। तो ये स्थिति ऐसी है जो स्वतः उत्पन्न होते हैं, जिनमें बनावटीपन नहीं होता। तो यहां हो जाते हैं आपके तीसरा अनुभाव। और फिर चौथा यहां आ जाता है संचारी भाव। चौथे क्या होते हैं? संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। संचारी भाव कितने होते हैं? 33।
संचारी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव आपका कौन सा चल रहा था? हास्य। संचारी का मतलब जो संचरणशील प्रवृत्ति के द्योतक होते हैं, अर्थात कुछ समय के लिए मन में आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इनके लिए एक और उक्ति काम में ली जाती है कि संचारी भाव ऐसे होते हैं कि जैसे मेघाच्छन्न आकाश में तड़ित की भांति। मेघाच्छन्न का मतलब होता है, मेघ का मतलब बादल, आच्छन्न का मतलब घिरा हुआ या ढका हुआ। बादलों से घिरे हुए आकाश में जैसे बिजली चमकती है और चमक करके तुरंत गायब हो जाती हैं, इसी तरीके से ये संचारी भाव हमारे मन में क्षणिक आते हैं और तुरंत क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। कि आपका हास्य का स्थायी भाव चल रहा था, अभी बंदर बंदरिया के आप खेल को देख रहे थे, हास्य आपका स्थायी भाव हो रहा था, ये आप इस तरह के रिएक्शन दे रहे थे, लेकिन अचानक बीच में मन में ख्याल आया कि मुझे तो काफी समय हो गया, घर पे मम्मी वेट कर रही होंगी और पापा डांटेंगे। उसके बाद आप वापस अपने उस हास्य वाले पे आ जाते हो, बंदर बंदर। ऐसा थोड़ी है कि आपको सदमा बैठ गया इस बात का कि नहीं आज तो पापा बिल्कुल मार ही डालेंगे या कुछ भी। आपका जो कंटिन्यूअस है वो है हास्य, लेकिन बीच में क्षणिक आपका एक विचार आया था कि मम्मी पापा ऐसे डांट रहे होंगे, बंदर आपकी तरफ झपटा था तो एकदम से आप डर गए थे, वो आपका संचारी भाव था क्षणिक, जो थोड़ी देर के लिए मन में आया। तो इस तरीके से बच्चों आपको जो ये एक बार में ये सारी चीजें लिखी गई हैं, ये आप अच्छे से आप इसके स्क्रीनशॉट लें, अपनी नोटबुक में भी इसको आप अच्छे से लिखें और इनको समझें कि ये कंडीशन यहाँ पे इनके बारे में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहली बात, रस की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। रस निष्पत्ति भरत मुनि के द्वारा दिया गया रस निष्पत्ति का यह सूत्र आपको पता होना चाहिए। सारे रसों के नाम पता होना चाहिए, उनके स्थायी भाव पता होने चाहिए। फिर आते हैं रसावयव, रस के अंग, इन रस के अंगों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जैसा अभी मैंने बताया था कि चाय किस प्रक्रिया से गुजर के आती है कि पानी चाहिए, फिर उसके बाद चाय पत्ती चाहिए, फिर दूध चाहिए, चीनी चाहिए, तब जाकर वह चाय बनती है। तो इसी तरीके से ये स्थायी भाव आपका पानी है, ये विभाव जो है ये चाय पत्ती है, ये आलंबन उद्दीपन जहां आपके बीच में आ गए, ये आप मानिए कि आपने अदरक इलायची उसमें डाली है। फिर अनुभाव जो है वो दूध है, अनुभाव क्या है? दूध है। संचारी भाव क्षणिक आते हैं, तो ये संचारी भाव आप मान लीजिए कि चाय का उफान है। चाय कंटिन्यू उफनती थोड़ी रहती है, जैसे उफनने लगती है हम गैस बंद करते हैं या उसको रोकते हैं, क्षणिक आता है। तो ये संचारी भाव आपका क्या है? चाय का उफान है। और अंत में जो होती है, लास्ट में जो बनता है वो बनता है रस, और जो अंत में आपकी बनी चाय, जो चाय है ना वो आपका रस है। तो आप इस प्रक्रिया से आप समझिए कि रस निष्पत्ति की प्रक्रिया क्या होती है। तो यहां हमारी बात हो जाती है रस निष्पत्ति की प्रक्रिया और रसावयव, स्थायी भाव। इसके बाद हम एक दो उदाहरणों के माध्यम से, हो सकता है कि आपको ये सारी चीजें ऐसे लगी कि जो बिल्कुल तथ्यात्मक हैं, फैक्चुअल हैं। अब आप एक उदाहरण, एक या दो उदाहरण के आधार पर आप इनको समझिए। संभव नहीं है कि हम हमारी इस वीडियो में ही हम सारे एग्जाम्पल हम कर लें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए वो आप कैसे करेंगे कि आपको परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा प्रश्न। और उसके बाद माफी चाहूंगा, प्रश्न कभी पूछा नहीं जाता, प्रश्न किया जाता है। हम हमेशा ये कहें एक प्रश्न आपसे पूछूं, नहीं पूछूं नहीं, एक प्रश्न आपसे करूं। प्रश्न पूछा नहीं जाता, प्रश्न किया जाता है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा और फिर भी मैं आपको एक पीडीएफ फाइल सेंड करूंगा जिसमें आपका रस का पूरा टॉपिक होगा। उसको आपको फेयरली अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से साफ सुथरे ढंग से आपको उसको करना है। और उसके लिए आप ये मानिए कि आपका होमवर्क वही रहेगा जो मैंने आपको ये कहा कि आपको जो पीडीएफ फाइल भेजी जाएगी उसमें से देख करके आप अपनी फेयर नोटबुक में इस टॉपिक को कंप्लीट आप अच्छे से करेंगे। चलिए अब एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, और उससे पहले हम ये बात समझ लें कि परीक्षा में हमसे प्रश्न कितने तरह से किए जा सकते हैं। पहला प्रश्न हमसे ये किया जा सकता है कि कोई भी रस दिया और उसके स्थायी भाव के बारे में हमसे पूछा। कोई भी रस दे करके उसके स्थायी भाव के बारे में हमसे पूछा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पंक्ति दी गई, पंक्ति
दी गई, उसमें से हमसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा रस है, स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव क्या है, आलंबन क्या है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, उद्दीपन क्या है, आश्रय कौन है, आश्रय कौन है, संचारी भाव, संचारी भाव क्या है। हमसे इस तरीके के प्रश्न वो परीक्षा में कर सकते हैं। और आप पिछले सीबीएसई के एग्जाम, हिंदी का एग्जाम जो भी हुआ है, आप पिछले 10 साल के पेपर उठा करके देखिए, एक भी प्रश्न जो होगा वो कहीं बाहर नहीं जाएगा, वो इसी ढंग से पूछा गया। कोई रस का नाम दिया जाएगा, जैसे वीर रस, इसका स्थायी भाव क्या है, तो स्थायी भाव आपको लिखना होगा उत्साह। तो एक प्रश्न तो इस ढंग का होगा, या फिर आपको पंक्ति दे दी जाएगी और पंक्ति देख करके वो पूछ लिया जाएगा कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है, या इसका स्थायी भाव क्या है, इसमें आलंबन कौन है, इसमें उद्दीपन कौन है, आश्रय कौन है, संचारी भाव क्या है। ये दो तरीके से। और एक तीसरा और बच जाता है कि आपसे ये कहा जा सकता है कि वीर रस का एक उदाहरण लिखिए, वीर रस का एक उदाहरण लिखिए, शांत रस का एक उदाहरण लिखिए। तो आप याद रखें कि 11 रस होते हैं, 11 उदाहरण तो आपको याद होना चाहिए। हर रस का मिनिमम एक उदाहरण तो आपको याद होना ही होना चाहिए, ताकि जैसे ही प्रश्न आए और ये कहा जाए कि इस रस का एक उदाहरण लिखिए, एक ही लिखवाते हैं, 2 उदाहरण भी नहीं करवाते हैं, एक ही उदाहरण लिखवाते हैं, और उसमें आपको जो आपको लर्न कर रखा है, आपने जो याद कर रखा है, उस उदाहरण को हम लिख सकते हैं। तो चलिए अब एक उदाहरण के माध्यम, 3 तरह के ये प्रश्न हमसे वहां एग्जाम में हमें किए जाएंगे। अब एक उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं, रस को। देखिए पंक्ति यहां क्या है, सत्य कहता हूं सखे, सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार, सुकुमार मत जानो मुझे, सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी, यमराज से भी युद्ध में, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत, सदा प्रस्तुत मानो मुझे, सदा प्रस्तुत मानो मुझे। फिर है और की तो, है और की तो बात ही क्या, है और की तो बात ही क्या, गर्व में करता नहीं, गर्व में करता नहीं। मामा तथा निज तात, मामा तथा निज तात से भी, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं, युद्ध में डरता नहीं। देखिए आप इस पद को देखिए और इस पद से आप ये समझिए कि सबसे पहली बात, हमें पद का माना कि हमें अर्थ समझ में नहीं आया हो, कि वो प्रसंग कहाँ से उठाया गया है हमें ये समझ में नहीं आया हो, लेकिन सबसे पहले हम उस पद में से कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश करें कि कौन सा रस हो सकता है। जैसे ही हमें दिखा, देखिए युद्ध में डरता नहीं, निश्चित रूप से जब युद्ध में डरने वाली बात नहीं आ रही है तो यहाँ बात किसकी चल रही है, वीरता की। तो हमें प्रथम दृष्टया यह पता लग जाना चाहिए कि यहाँ वीर रस की बात चल रही है।
तो यहाँ हमें समझ में आ गया, युद्ध में डरता नहीं, यमराज से भी युद्ध में, तो मतलब यमराज से भी मुझे, यमराज मृत्यु का दूत, उससे भी युद्ध करने में डर नहीं लग रहा। इसका मतलब वीर रस की बात चल रही है। तो ये प्रसंग कब का है, कहाँ का है, उससे आपको एक उदाहरण भी तैयार हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा कि जब अर्जुन युद्ध भूमि में नहीं थे, वो किसका वध करने के लिए गए थे, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि शायद जयद्रथ का वध करने के लिए या गए थे। तो उस दौरान पीछे से चक्रव्यूह की, कौरव सेना के द्वारा चक्रव्यूह की रचना करी गई थी, और उस चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए अभिमन्यु उसके अंदर घुस रहे थे। तो सारथी ने उन्हें मना कर दिया, सारथी उन्हें भीतर नहीं लेके जाना चाह रहे थे। उन्होंने, सारथी ने ये कहा कि तुम बच्चे हो और अभी तुम नहीं, क्योंकि उस समय उनकी उम्र जो थी वो महज 16 वर्ष थी। अभिमन्यु की 16 वर्ष की उम्र थी जब वो चक्रव्यूह में घुसे थे। तो सारथी ने उसे मना कर दिया था कि मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता। तब अभिमन्यु के द्वारा सारथी को कहे गए शब्द हैं ये। अभिमन्यु ने क्या कहा था, सत्य कहता हूं सखे, हे मित्र मैं सत्य कहता हूं, सुकुमार मत जानो मुझे। सुकुमार का मतलब कि एक कोमल राजकुमार मत समझो मुझे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। यदि अगर यमराज से भी युद्ध करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, अर्थात मैं वहीं प्रस्तुत रहूंगा, उसके सामने खड़ा होकर उससे मैं युद्ध करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मित्र मुझे एक कोमल राजकुमार मत समझो, यदि यमराज से भी युद्ध करना पड़े तो मैं उनके सामने डटकर मुकाबला करूंगा। फिर एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन और किया यहाँ अभिमन्यु ने कि यमराज जो होता है मृत्यु का दूत होता है, मृत्यु के आगे किसकी चलती है, किसी की नहीं चलती। लेकिन यहाँ यमराज को छोटा कर दिया अभिमन्यु ने, क्या कहकर, है और की तो बात ही क्या, कि यमराज तो क्या चीज है और की तो बात ही क्या, गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात। मामा, यहाँ मामा वो जो ले रहे हैं काम, वो किसके लिए ले रहे हैं, कृष्ण के लिए। और निज तात का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अर्जुन। निज तात का मतलब अर्जुन। उसने मतलब अभिमन्यु ने क्या कहा, है और की तो बात ही क्या, कि मतलब औरों की तो बात ही क्या करते हो, गर्व में करता नहीं, कि मैं घमंड नहीं करता हूं, लेकिन मामा तथा निज तात, अर्थात अर्जुन और कृष्ण और अर्जुन से भी मैं युद्ध में डरता नहीं हूं। तो यहां इस ढंग की ये सारी बातें रही हैं। तो अब हमारे सामने मान लो यदि अगर यही पंक्तियां आ जाती हैं और हमसे वो कोई भी प्रश्न करे तो क्या क्या प्रश्न कर सकता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे आश्रय कौन है, जैसे हम बात करें आश्रय, तो ये वीरता के भाव किसके मन में उठ रहे हैं, अभिमन्यु। ये वीरता के भाव किसके मन में उठ रहे हैं, अभिमन्यु। दूसरी बात यहां पे आ जाती है, कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ, कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ, क्योंकि जब रस वीर है तो उसका स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह। उसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्साह। अब आलंबन कौन है, आलंबन, आलंबन कौरव सेना। किसको देखकर उत्साह जागृत हो रहा है, कौरव सेना को, कौरव सेना। आपसे परीक्षा में इतने नहीं पूछे जाएंगे, आपसे इतना नहीं लिखवाया जाएगा परीक्षा में, इनमें से कोई एक चीज या दो चीज, मैक्सिमम दो चीज, नहीं तो दो भी नहीं पूछे जाते, एक ही पूछा जाएगा आपसे। लेकिन मैं आपको इसी उदाहरण के माध्यम से कि हमसे वो क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आलंबन कौन होगी, कौरव सेना। तो कौरव सेना को देखकर अभिमन्यु के मन में उत्साह जागृत हो रहा है। यहां पे उद्दीपन क्या है, उद्दीपन, क्या चीज उद्दीप्त कर रही है अभिमन्यु को, तो उद्दीप्त क्या कर रही है, चक्रव्यूह की रचना, चक्रव्यूह की रचना। मैंने ये कहा था ना, आलंबन की चेष्टाएं, आलंबन की एक्टिविटी क्या कहलाती हैं, उद्दीपन कहलाती हैं। आलंबन की एक्टिविटी क्या कहलाती है, उद्दीपन। तो अभिमन्यु को उद्दीप्त क्या कर रही थी, चक्रव्यूह की रचना। तो ये हो गया उद्दीपन। फिर इसके बाद अनुभाव, अनुभाव का मतलब रिएक्शन, और ये रिएक्शन किसके हैं, स्वयं अभिमन्यु के। तो अभिमन्यु के यहाँ चारों तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, वाचिक भी हो रहे हैं, अर्थात अभिमन्यु बोल भी रहे हैं, चिल्लाकर वो बोल रहे हैं उत्साह के साथ, जय जननी, जय भारत, या जिस तरह का भी कोई उद्घोष करके वो चलते हैं, तो वाचिक अनुभव भी उनका प्रकट हो रहा है।
कायिक अनुभव तो चल ही रहा है युद्ध में, कायिक तो अनुभव 100% होना ही होता है, फिजिकल युद्ध। और यहाँ पे आहार्य अनुभव भी है, क्योंकि युद्ध के लिए वो एक निश्चित वेशभूषा धारण करके आए हैं। और सात्विक अनुभव भी हैं, क्योंकि वो रोमांचित भी हैं, रोंगटे भी खड़े हैं, आवेग भी है, प्रसन्नता भी है। प्रसन्नता किस बात की कि उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अपने पिता के अनुपस्थिति में वो चक्रव्यूह में क्या करने जा रहे हैं, चक्रव्यूह का भेदन करने जा रहे हैं। अपने प्राणों की उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है, लेकिन वो उसका भेदन करने के लिए जा रहे हैं, इस बात की हर्ष भी है। औत्सुक्य, औत्सुक्य का मतलब उत्सुकता, कि उत्सुकता ये बनी हुई है कि मैं देखता हूं कि इस चक्रव्यूह में ऐसा इन्होंने क्या किया है। तो संचारी भाव यहां पे ये हो जाता है। और इसके बाद संचारी भाव, संचारी भाव की बात करें तो संचारी भाव में हर्ष, औत्सुक्य, हर्ष, औत्सुक्य, औत्सुक्य का मतलब हो गया उत्सुकता, उत्सुक में यह प्रत्यय जोड़ा हुआ है, हर्ष, औत्सुक्य, आवेग, आवेग, इस तरह के यहां संचारी भाव रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं। और 7वां प्रश्न जो आपका हो गया वो क्या होगा, रस कौन सा है, वीर, रस कौन सा है, वीर। तो 7वां प्रश्न हमसे ये किया जा सकता है। और 8वां प्रश्न क्या होगा, वो स्वयं कह दे कि आप उदाहरण लिखिए वीर रस का, वीर रस का क्या लिखिए, उदाहरण लिखिए। तो आप इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तरह से आपसे प्रश्न वो कर सकता है रस के टॉपिक को लेकर के। उम्मीद करता हूं बच्चों आपने ठीक से इसको समझा होगा कि हम एग्जाम में हम उसका उत्तर कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक उदाहरण और देखिए और एक उदाहरण के बाद फिर आगे की हम चर्चा करते हैं। चलिए, ये हमने एक वीर रस का उदाहरण किया। इसके बाद एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं जिसमें आपको स्वयं बताना है कि यहां कौन सा रस है, स्थायी भाव क्या है। जैसे एक और अजगर लखी, एक और अजगर लखी, एक और मृगराज, एक और मृगराज, एक और अजगर लखी, एक और मृगराज, विकल बटोही, विकल बटोही, विकल बटोही, बीच ही, विकल बटोही, बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए, पर्यो मूर्छा खाए। अर्थ समझिए कि यहां कौन सा, एक तो यहां पे क्या आया, अजगर आया और एक आया मृगराज। अजगर जानते हैं आप सर्प की एक प्रजाति है और मृगराज शेर। अब समझ सकते हो कि अजगर आ गया, शेर आ गया, तो निश्चित रूप से यहां कोई डरने वाली बात है, भय। तो यहां पे अब हम इसका पूरा अर्थ समझें कि बटोही का मतलब क्या होता है, राहगीर, पथिक, कि कोई व्यक्ति है वो रास्ते में जा रहा था तो उसको एक और तो अजगर दिखाई देता है और एक और शेर, वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और मूर्छा का मतलब बेहोश होकर के, मतलब वो कॉन्शियस नहीं रह पाता है और मूर्छा खा करके, बेहोश होकर के वो गिर जाता है, ये इसका अर्थ निकलता है। तो अब आप यहाँ पे आप सारे रसावयव निकालेंगे। तो आश्रय कौन है, आश्रय कौन है, पथिक, आश्रय पथिक है। फिर स्थायी भाव, स्थायी भाव की हम बात करेंगे तो कौन सा है, भय। आलंबन कौन है, आलंबन, आलंबन हो गए अजगर, अजगर या फिर मृगराज, या नहीं दोनों ही हैं, अजगर और मृगराज। मृगराज का मतलब वो शेर, आलंबन हो गए। उद्दीप्त क्या कर रही हैं, उद्दीप्त की, उद्दीप्त की जगह उद्दीपन ही लिख देता हूं मैं यहां। उसको
कौन सी बातें उद्दीप्त कर रही हैं, मतलब डरा क्या रही हैं? तो अजगर व शेर, अजगर व शेर की विकरालता, अजगर व शेर की विकरालता, आप ये समझ लेना। उसके डर का कारण अजगर और शेर नहीं है, उसके डर का कारण अजगर और शेर नहीं है, उन दोनों की भयानकता जो है ना, कि बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा शेर है खतरनाक और बहुत बड़ा अजगर है, ये उसके डर का कारण है। आप ये मानिए कि यदि अगर शेर होता छोटा सा, मान लो एक माचिस के बराबर अगर शेर होता और ऐसे ही माचिस के बराबर अजगर होता, तो क्या वो पथिक डर जाता? वो उसको पैर से हटा करके निकल के चला जाता, नहीं डरता। लेकिन डरा क्या रही हैं? उनकी विकरालता। तो ये उद्दीप्त कर रही हैं उसको डरने के लिए। तो यहां उद्दीपन हो गया। फिर इसके बाद अनुभाव, अनुभाव में उसके 3 तरह के हो सकते हैं। वाचिक, वाचिक का मतलब वो चिल्लाएगा, चीख सकता है। कायिक, कायिक का मतलब वो दौड़ पड़ सकता है, भाग खड़ा हो सकता है। आहार्य, वेशभूषा का कोई लेना देना नहीं है। और सात्विक, सात्विक का मतलब पसीने छूट जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, मूर्छित हो जाना, जहां पे ये लिख भी रखा है मूर्छित, ये सात्विक अनुभाव हो गए। संचारी भाव आ जाएंगे। संचारी भाव की हम बात करेंगे तो वहां पे चिंता, ग्लानि, चिंता, ग्लानि, इस तरह के ये संचारी भाव रहेंगे। रस अगर पूछा गया तो रस कौन सा रहेगा? भयानक। रस कौन सा रहेगा? भयानक रस। तो इस आधार पर हम हमारे प्रश्नों के क्या दे सकते हैं? उत्तर दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह भी आपको क्या है, अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, इस ढंग से आपको सारे उदाहरण, सारे रसों के उदाहरण, आपका श्रृंगार रस हुआ या वीर रस हुआ या जो भी हैं, सबके मैं उदाहरण, इनके रसावयव, इनकी परिभाषा एक PDF फाइल में मैं आप लोगों को भेज रहा हूं। आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में आप उसको कर लेंगे। इस रस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और बच्चों एक बात ये आप ध्यान रखना कि आपका जो पेपर जिस ढंग से आता है, खंड में बटा हुआ आता है, कै पार्ट है, ख पार्ट है, गय और घ। ख पार्ट आपका व्याकरण का होता है, 16 नंबर का आना होता है। 4 टॉपिक वहां पे दे रखे हैं। कौन कौन से हैं 4 टॉपिक? आपका पद परिचय, फिर उसके बाद रचना के आधार पर वाक्य भेद, फिर रस, और रस के बाद एक टॉपिक आपका बच जाता है यहाँ पे से पद परिचय। तो ये 4 टॉपिक, इन चारों टॉपिक के 4-4 प्रश्न आएंगे। एक एक नंबर का एक प्रश्न रहता है, 16 नंबर। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये 16 नंबर जो आपके हैं, ये बिल्कुल यहाँ मैथ्स और साइंस की तरह से आप अपने मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि उनके उत्तर बिल्कुल फिक्स हैं। वहां आपके मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इसलिए आप कम से कम एक इस पार्ट पर आप अपना इतना होल्ड बनाएं कि वहां से आपका एक भी मार्क्स ना कटे। और वो कब सही हो सकता है? जब हम अच्छे से उनके नोट्स तैयार करें, उनको ठीक से हम लिखें, और तब जा करके नोट्स तैयार करने की ऐसी आदत डालें कि सदा मतलब हमें काम, कि हमने जब किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ा, बाद में हमें जब उसे पढ़ना है तो जैसे आपके हैंड रिटन्स जो आपके नोट्स रहेंगे, उसके आधार पर आप उनको अच्छे से वापस रिवाइज कर सकते हैं। चीज़ों को एक सलीके से काम करना सीखिए। बहुत देखते हैं कि राइटिंग में और काम करने की लापरवाही, बच्चों ये अच्छी नहीं है। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी इस चीज़ों में सुधार करेंगे और किसी भी टॉपिक को बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझ करके और फिर अपनी नोटबुक में उसको फेयर और अच्छे साफ सुथरे ढंग से करेंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप इस रस के पूरे टॉपिक को आप लिखेंगे अच्छे से अपनी नोटबुक में, और करके हो सकता है कि इसमें समय ज़्यादा लगे तो कल तक के लिए भी आपके पास वक्त है, लेकिन इस टॉपिक को पूरा अपना फेयर नोटबुक में करके उसके बाद आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।